नमस्कार। राम राम सा। स्वागत है आपका टेक्निकल आवारा के इस ऑनलाइन मंच पर। और आज हम राजस्थान कला एवं संस्कृति में लोक वाद्य यंत्र का अवलोकन करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आरएस प्री और मेंस के सभी एस्पेक्ट, साथ ही में जो हमारी अन्य परीक्षा हैं जैसे कि पटवार और रीट है, ग्रुप डी है जो अभी हाई कोर्ट में निकली हुई है, या फिर राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल अभी चर्चा में है। इसके अतिरिक्त और भी टीचर्स की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे थर्ड ग्रेड की हो चाहे वो व्याख्याता हो, इन सभी का कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक्निकल आवारा के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, लोक वाद्य यंत्र जिस तरह आज हम कवर करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो स्ट्रेटजी क्या रहेगा और किस तरह से हम इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले उसी का एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है संगीत वाद्य का इतिहास, कि हमारी हिंदू संस्कृति में, विशेषकर जो भारतीय संस्कृति में संगीत का विकास किस तरह से हुआ, इसकी यात्रा किस तरह से रही है, और साथ ही में पौराणिक तथ्य, ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर भी इसका अवलोकन करेंगे। तो पूरी पृष्ठभूमि को जांचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो वाद्य यंत्रों की श्रेणियां हैं, जो 4 प्रकार के हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन सब का ही हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र। देखिए, तत्वाद्य यंत्र वे हैं जिनमें स्वर की उत्पत्ति तारों के माध्यम से होती है। और तत्वाद्य यंत्र में मैं आपको बता दूं कि इन्हें गज की सहायता से बजाया जाता है। गज इस तरह से कमान होता है और जिसमें एक तार होता है, इसे हम तार बोलते हैं। और इस तार को दूसरे वाद्य यंत्र के तार के स्पर्श के साथ जब बजाते हैं तो स्वर की उत्पत्ति होती है और उससे मधुर संगीत बनता है। तो इसमें जो ये मुख्य वाद्य यंत्र यही है: रावण हत्या, भपंग, कमायचा, सारंगी, जंतर, एकतारा, रबाब, रबाज, दुकाको, तंदूरा। तो इन्हें हम अच्छी तरह से चित्रों के साथ में, डायग्राम के साथ में हम इसे एनालिसिस करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी संशय ना रहे। क्योंकि वाद्य यंत्र एक ऐसा विषय है जहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है और कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। खासकर कि वृहद चर्चा तो कहीं पर भी नहीं है। ज़्यादातर ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट उसे एग्ज़ाम हॉल तक नहीं ले जा पाता। तो उसी लिए सब समस्याओं को देखते हुए इसे हमने कोशिश की है कि अच्छी तरह वृहद संकलन बनाए इसके ऊपर। देखिए, दूसरा है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र वही हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। जैसे आपका ये बांसुरी हो गई, अलगोजा है, शहनाई है, बांकिया है, मोरचंग, बीन, तुरही, भूंगल, नागफणी, सतारा, मशक, नड़। जैसे बीन वही है जो सांप को सम्मोहित करने के लिए बजाई जाती है। इसके अतिरिक्त अगर घन वाद्य यंत्रों की बात करें तो घन वाद्य यंत्र वही हैं जो धातु पर आघात करके, धातु पर चोट करके जिनसे आवाज़ निकाली जाती है। जैसे कि हमारी थाली है, मंजीरा है, झांझ है, करताल है। तो ये सभी जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जैसे घंटा है, आप देख सकते हैं, चिमटा है, जिनसे धातु को आपस में टकरा करके स्वर की उत्पत्ति की जाती है। उसके बाद में अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र में क्या होता है कि एक मृदंग है, नौबत, डेरू, डंग, नगाड़ा, मांदल, ताशा, टामक, ढोल, खंजीरी। तो इस तरह के जो वाद्य यंत्र की विशेषता ये है कि ये भी आघात करके ही बजाए जाते हैं, लेकिन इन पर जो वो है चमड़ा होता है, धातु की बजाय चमड़ा होता है। और चमड़े को या तो डंडों से पीटा जाता है या फिर हाथ की थाप देकर बजाया जाता है। साथ ही में सबसे बाद में हम इनका एक रिवीजन भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आपको वीडियो के साथ इसे हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भारत में इसकी पृष्ठभूमि रही है, आज जितनी भी यात्रा रही है संगीत वाद्य की। देखिए, संगीत को माधुर्य और लय युक्त बनाने के लिए, मनोरंजन से युक्त करने के लिए वाद्य यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो संगीत और वाद्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो इनके जो साक्ष्य, पौराणिक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, इन्हें 3 श्रेणियों में बांट करके देख लेते हैं एक बार। जैसे पौराणिक साक्ष्यों की बात करें, जो विद्या की देवी सरस्वती हैं, ब्रह्मा जी की, जिन्हें अर्धांगिनी के रूप में जाना जाता है, ये विद्या की देवी हैं। तो विद्या की देवी होने के साथ में सरस्वती जी का जो हम जानते हैं वो वीणा पाणिनी और विद्या की देवी के रूप में ही इन्हें जाना जाता है। तो शुरू से ही वीणा
मतलब एक वाद्य यंत्र है जो देवी सरस्वती से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव को हम हमेशा देखते हैं कि वो तांडव की मुद्रा में आते हैं तो अपने डमरू को बजाते हैं। इसका साथ ही देवलोक में एक चित्रसेन है जो महाराज इंद्र के अधीन वहाँ पर पखावज बजाते हैं। नारद मुनि को हमने एक तारा के साथ में देखा है, वो नारायण नारायण का सुमिरन करते हैं। भगवान कृष्ण की रासलीला में बांसुरी के साथ उनको आमतौर पर आज भी हम मानते हैं, तो मुरलीधर वो इसीलिए उन्हें बोला गया है। साथ ही ऐतिहासिक साक्ष्यों की अगर हम बात करें, देखिए ऐतिहासिक साक्ष्यों में मध्यकालीन भारत में जाइए तो एक मुस्लिम शासक हुए अमीर खुसरो, जिन्हें सितार का आविष्कारक कहा जाता है और सितार की शुरुआत उन्हीं से हुई मानी जाती है। साथ ही में एक सगुण भक्ति धारा की संत हुई है मीराबाई, जो भगवान कृष्ण की अनन्य सेवक थी और ये करताल बजाती थी। करताल वही है जो नारद मुनि के पास जो अभी अपन ने बताया। और तानसेन है एक जो 15वीं सदी में अकबर के शासन में दरबार में थे और ये नवरत्नों में से एक थे, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अकबर के शासन में थे और ये नवरत्नों में से एक थे। और इन्हीं के समकक्ष इन्हीं के साथ बैजू बावरा भी हुए हैं जो संगीत के बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो देखिए पुरातात्विक साक्ष्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को माना जाता है और खुदाई में यहाँ पर ये सब चीज़ें निकली हैं। वीणा है, हड्डी की बंसी है और चमड़े के वाद्य यंत्र यहाँ पर निकले हैं। तो इससे ये साबित होता है कि तत्कालीन समय में वहाँ के लोग जो आमोद प्रमोद के रूप में, मनोरंजन के साधन के रूप में वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते थे। साथ ही में कांसे की नर्तकी मिली है और नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति भी मिली है। तो ये पर्याप्त और प्रचुर संसाधन है जिनसे ये पता चलता है कि वाद्य यंत्र आज ही वर्तमान में ही नहीं बल्कि पुराने समय से ही, पौराणिक और पुरातात्विक समय से ही विद्यमान है, अपने अस्तित्व में मौजूद थे। महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन जब दिव्यास्त्रों की खोज में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर भी ये शिक्षा मिलती है और राजकुमारी उत्तरा को नृत्य संगीत की शिक्षा यही देते हैं। अकबर के समय में तानसेन नवरत्नों में से एक थे, मैंने आपको अभी बताया, और बैजू बावरा भी प्रसिद्ध संगीताचार्य हुए हैं जो इन्हीं के समय में थे। बाद में औरंगजेब जैसे जो क्रूर आक्रांता थे उनके कारण संगीत जी की कला को एक ठेस पहुंची और इसकी विकास यात्रा बाधित रही और संगीत वाद्यों को उचित संरक्षण न मिलने के कारण आम जन पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ा, जिससे पाश्चात्य संस्कृति ने अपना वजूद कुछ हद तक विस्मृत किया। तो ये इसका एक मोटा मोटा परिचय था ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन सके। चलिए देख लेते हैं। जो हमारी पहली श्रेणी है वो तत्वाद्य यंत्र है। देखिए तत्वाद्य यंत्र में मैंने आपको बताया कि जो स्वर की उत्पत्ति तारों के माध्यम से होती है, इसीलिए इसे नाम तत्वाद्य यंत्र पड़ा है और सबसे ज़्यादा मुख्य यही है। और तत्वाद्य यंत्रों को बजाने का जो एक सर्वमान्य उपाय है या तरीका है वो यह है कि इन्हें गज और कमान की सहायता से बजाया जाता है। इसे गज कहते हैं। तो गज में क्या होता है कि जो ये तार होते हैं इन्हें अन्य वाद्य यंत्र के तारों के साथ स्पर्श कराया जाता है या घर्षण कराया जाता है, तो उससे एक स्वर की उत्पत्ति होती है। और वाद्य यंत्रों के कोई भी वाद्य यंत्र हो, इनसे जो भी उत्पत्ति होगी, ध्वनि की उत्पत्ति, वो स्वर के रूप में ही होगी। और स्वर कौन से हैं? जैसे जितने भी हमारे हिंदी में स्वर हैं और व्यंजन हैं, तो स्वर के रूप में ही उत्पत्ति होगी, व्यंजन इससे उत्पन्न नहीं होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। चलते हैं तो देख लेते हैं कि तत्वाद्य यंत्र वही है, देखिए, जिनमें ध्वनि अथवा स्वरों की उत्पत्ति तारों के माध्यम से होती है। अधिकांश तत्वाद्य यंत्रों को गज की सहायता से बजाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये गज है और इसी की सहायता से बजाया जाता है। सबसे पहले है जो तत्वाद्य यंत्र है वो रावण हत्ता है। आप इसे देखने की कोशिश कीजिए। देखिए रावण हत्ता की जो वो है निर्माण है वो इस तरह से होता है कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये नारियल के जो सख्त भाग होता है, नारियल का खोल होता है, उसके आधे कटे भाग से बनाया जाता है। और ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ढांचा, इस पर बकरे की चमड़ी को मढ़ा गया है। ये पूरा बकरे की चमड़ी से मढ़ा गया है और देख सकते हैं। और ये जो तार हैं ये संख्या में सामान्यतः 9 ही होते हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्र विशेष और संस्कृति के कारण इनकी संख्या में बदलाव देखने को मिलता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। रावण हत्ता एक भाग आधे कटे नारियल के खोल से बना होता है जिस पर बकरे की खाल चढ़ी होती है। रावण हत्ता को बजाने वाले गज के तार घोड़े की पूंछ के बाल से बनते हैं और रामदेव जी और पाबू जी की पढ़ में
रावण हत्ता एक प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में प्रयुक्त होता है। रावण हत्ता में सामान्यतः 9 तार होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन ये कुछ क्षेत्र विशेष और अपनी अलग अलग संस्कृति के कारण इनकी संख्या और भी हो सकती है। तो आप इसे ध्यान में रखिए कि जो गज है, जिस गज के माध्यम से इसे इन तारों को स्पर्श करके बजाया जाता है, तो ये गज के तार घोड़े की पूंछ के बने होते हैं। और इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्वर की उत्पत्ति तारों के माध्यम से हो रही है, तो ये तत्वाद्य यंत्र है। ये सबसे प्रमुख बात है कि ये किस श्रेणी में आता है, ये तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे यही प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रासंगिक रूप में पूछा जाएगा। देखिए, उसके बाद में जंतर है। जंतर का पहले हम चित्र से ही अवलोकन करें। जंतर का चित्र यह है, आप देख सकते हैं कि जो देवी सरस्वती के पास हम देखते आए हैं, चाहे धारावाहिक में देखें, टीवी सीरियल में देखें, या किसी भी वेद पुराण में देखें, उनकी जो वीणा है वो इसी तरह की है। तो इसे वीणा का आरंभिक रूप माना गया है, वीणा का आरंभिक रूप माना गया है। और इसकी जो संरचना भी उसी तरह से है। और इसमें जो 2 तुम्बे दिख रहे हैं आपको, ये लौकी के तुम्बे होते हैं, उनसे इसका निर्माण होता है। लौकी के तुम्बे होते हैं। तो देखिए, जो बीच में जो जगह है, इसमें इसे गले में फंसा करके और हाथों और उंगलियों के माध्यम से बजाया जाता है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लें क्या लिखा हुआ है। इसकी आकृति वीणा की तरह होती है, जैसे मैंने आपको भी बताया, और इसकी लकड़ी बांस की बनी होती है, जिस पर चमड़े के पर्दे लगे होते हैं। देखिए, पर्दे साउंड इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए लगाए जाते हैं, आप ध्यान रखिए। ये सब इसमें पर्दों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, घुंडियों में तार जकड़े होते हैं, और इन्हीं में पर्दों की व्यवस्था भी इस तरह से होती है ताकि आपको साउंड का इफेक्ट क्रिएट पता चल सके। तो इसमें तार 5 से 6 की संख्या में होते हैं। और जंतर की मुख्य बात यह है, जैसे रावण हत्या पाबूजी और रामदेव जी की पड़ में बाँचा जाता है, इसका उपयोग होता है, उसी प्रकार जंतर देवनारायण जी की पड़ में गुर्जर जाति के लोग इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। मैं आपको ये जानकारी और दे दूं कि जो ये देवनारायण जी की पड़ है, ये देश की सबसे बड़ी, जो हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं उनमें सबसे बड़ी पड़ है, सबसे अधिक प्रसंगों वाली और सबसे बड़ी पड़ है। तो इसका जो ये प्रश्न बन सकता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, आप इसे ध्यान में रखिए। बाकी फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि इसे गले के बीच में लगाकर उंगली और अंगूठे के आधार पर बजाया जाता है। चलते हैं आगे। उसके बाद में है सारंगी। सारंगी को आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टिक कर लें, ताकि, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे जितने भी तत्वाद्य यंत्र हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही में जो इसमें तारों की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये सारंगी होता है। और ये जो तार आप देख रहे हैं, ये इन्हें गज की सहायता से बजाया जाता है। तो आइए इसके बारे में देख ही लेते हैं। सारंगी को सागवान या रोहिड़ा की लकड़ी का प्रयोग करके काम में लिया जाता है। और सारंगी के जो तार हैं वो बकरे की आंत से बनाए जाते हैं, जो संख्या में 27 होते हैं। इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, जो तारों की संख्या है ये 9-9 के युग में होती है। जैसे ये 3 आपको दिख रही होंगी धाराएं, तो इसमें 9-9 के युग में ये तार बनाए जाते हैं, जिनसे अगर गज की सहायता से हम स्पर्श कराएं तो उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका वादन गज कमान की सहायता से किया जाता है और इसके तार भी घोड़े की पूंछ से बने होते हैं। जो प्रमुख क्षेत्र है, जैसलमेर के लंगा जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। और सभी तत्वाद्य यंत्रों में सारंगी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, मैंने आपको शुरू में बता दिया। और सारंगी के कुछ अन्य प्रकार भी हैं कि धानी सारंगी, सिंधी सारंगी, गुजरातन सारंगी, जोगिया सारंगी। देखिए, प्रकारों में जो आपको ध्यान रखने वाली बात यही है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसको आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। वो इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये क्षेत्र विशेष और अपनी संस्कृति के कारण प्रभावित होती हैं चीज़ें, तो वहाँ पर इनमें अंतर आ जाता है। जैसे कि अभी आप गुजरातन सारंगी देख रहे हैं, तो ये जगह बाड़मेर और जालोर के पास में है, तो वहाँ पर इस तरह की सारंगी का प्रयोग होता है, क्योंकि गुजरात से सटे हुए जिले हैं और इनमें कोई विशेष बात नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि सारंगी का जो वादन होता है वो तारों के माध्यम से होता है, इसलिए ये तत्वाद्य यंत्र है और तत्वाद्य यंत्रों में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ है। चलते हैं आगे। आगे है भपंग। देखिए, भपंग इस तरह का होता है, डमरू की आकृति का होता है और इसका एक सिरा चमड़े से मढ़ा जाता है और नीचे का सिरा खाली रखा जाता है। तो इसमें से एक डोरी को इस प्रकार तंग करके निकाला जाता है ताकि इस पर अगर हम तनाव करें, जैसे घुंडी दिख रही है, इससे अगर हम इस पर तनाव करेंगे तो ध्वनि की उत्पत्ति होगी।
चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो आप चित्र में देख पा रहे हैं उसी तरह से डमरू की आकृति के समान होता है। इसका प्रयोग मेवात में जोगी जाति के लोग करते हैं। देखिए मेवात से आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि अलवर और भरतपुर है, अलवर और भरतपुर है मेवात क्षेत्र का अभिप्राय। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं जो आप ये इमेज में भी देख सकते हैं, जहरू खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। और अलवर के जो जोगी जाति के लोग इसका वादन करते हैं, मुख्यतः राजा भरतरी और गोगा पीर की लोक कथाएं गाते हैं। देखिए भपंग के बारे में अगर आप परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो इसमें आपको एक बात ये याद रखनी कि जो मैं हमेशा बता रहा हूँ कि ये तत्वाद्य यंत्र है और ये डमरू की आकृति के समान होता है। चित्रों के माध्यम से आपको इसको याद रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक दो बार आप इसे पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप इसे नोट्स में लिखते जाएं। मैं आपसे जोड़ दे के बोल रहा हूँ इस बात को। तो अलवर और भरतपुर में जोगी जाति के लोग इसका वादन करते हैं भपंग को, और राजा भरतरी और गोगा पीर की लोक कथाओं में से गाते हैं। तो मूलभूत बातें इन्हें आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। कमाई चा को भी आप इस तरह से डबल स्टार कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और आप इसे देख सकते हैं फोटो में। इमेज मैंने नेट से ली है तो शायद क्वालिटी में थोड़ी सी आपको ऐसी लग रही हो, बाकी आपको समझने के लिए पर्याप्त है। देखिए इसमें अगर आप देख पाएँ तो इसका आकार बनावट सारंगी और रावण हत्था से मिलता जुलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, तो उसी शेप में है। और पश्चिमी जाति में मंगणिया जाति के लोग कमायचा को सामान्य रूप से बजाते हैं। इसे ईरानी वाद्य यंत्र भी कहते हैं क्योंकि जो इसकी संस्कृति है, जैसे कि आप इसमें जो ये घुंडी देख रहे हैं, ये ईरान में इस तरह के प्रचलन है कि इस तरह से निकाली जाती है घुंडी ऊपर। तो इसे आप देख सकते हैं, संस्कृति मिलने के कारण इसे ईरानी वाद्य यंत्र भी कहते हैं। इसमें तारों की संख्या 16 होती है और नाथपंथी साधु भरतरी की कथा में कमायचा का प्रयोग करते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें आप ध्यान में रखिए। एक तारा को मूल वाद्य यंत्र के रूप में माना जाता है। एक तारा वही है, देखिए ये भगवान जो नारद मुनि हैं, जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं और वो नारायण भगवान उनके इष्ट देव हैं, और वो नारायण इसी से करते थे। और साथ में उनके पास में करताल भी होती थी, क्योंकि एक तारा के साथ में करताल भी होती है। और मैंने आपको बताया था जब मैंने इसका परिचय दिया था कि मीराबाई भी एक तारा का वादन करती थी अपने आराध्य श्री कृष्ण की साधना में, और सबसे अनन्य भक्त हुई हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो करताल का प्रयोग मूल वाद्य यंत्र के रूप में माना जाता है। मीराबाई और नारद जी का प्रत्यक्ष संबंध इसी से है और इसे भक्ति वाद्य के रूप में पहचाना जाता है। देखिए आप इसे ध्यान में रख सकते हैं कि मीराबाई भी एक सगुण भक्ति की बहुत प्रमुख संत हुई हैं और नाथ सन्यासी साधु मंडली में से बजाते हैं। इसमें तार एक या दो या दोनों प्रकार की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। करताल के साथ दूसरे हाथ में बजाई जाती है। आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि करताल एक वाद्य यंत्र होता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें लकड़ी का गुटका होता है और उसमें पीतल की गोलाकार तस्तरियाँ फंसी हुई होती हैं। जब उसे हिलाते हैं तो उनमें झंझनाहट की आवाज़ होती है, तो वही करताल है। देखिए जिसे वो नारद जी बोलते थे नारायण नारायण, तो उसी प्रकार का है और इन दोनों को साथ में ही रखा जाता है। करताल के साथ में एक तारा हमेशा साथ देखने को मिलता है। अगला है रबाब। देखिए रबाब वाद्य यंत्र है, वो भी ईरानी और तुर्की शैली से मिलता जुलता है। मैं आपको बता दूं, ईरानी और तुर्की शैली से मिलता जुलता है। वो किस लिए मिलता जुलता है कि इनकी जो शैली है, देखिए कि जैसे ये आप मैं बता दूं, ये है रबाब। आप इसे देखने की कोशिश कीजिए। जो इस तरह से ये घुंडी निकली हुई है, ये ईरानी और तुर्की शैली का धोतक है। तो मैंने आपको कमायचा में बताया था कि वहाँ पर ऊपर इस तरह से घुंडी निकली हुई थी। तो आप इसे ध्यान रखिए कि ये रबाब है, इनमें ईरानी और तुर्की शैली का प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आप बस इसमें इतना ध्यान रखिए कि रबाब एक तत्ववाद्य यंत्र है, क्योंकि ध्वनि की उत्पत्ति तारों के माध्यम से हो रही है। तो इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मेवात क्षेत्र में किया जाता है। मेवात क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर में, और वहाँ पर मेव जाति के लोग करते हैं। और टोंक में मुसलमान द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए मेव भी मुसलमान हो सकते हैं, आप मान लीजिए इन्हें, क्योंकि जो पहले हिंदू थे वही धर्म परिवर्तन द्वारा मुसलमान बने। तो आप इसे ध्यान रखिए। और इसमें सामान्यतः 4 तार होते हैं। इसके बाद में रबाज है। रबाज देखिए, रबाज का यहाँ पे डायग्राम मैंने नहीं लिया क्योंकि रबाज के डायग्राम लेने की ज़रूरत नहीं है। रबाज वही है जो कमायचा होता है, लेकिन कमायचा में गज का प्रयोग होता है और गज की जगह यदि आप गज का प्रयोग ना करो तो आप हाथों की उंगलियों का प्रयोग कर लोगे तो उसे हम रबाज ही कहेंगे। तो आप इसे ध्यान में रखिए। कमायचा और रबाज एक ही हैं
दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इनको बजाने की जो शैली है उसमें एक छोटा सा अंतर पाया जाता है। साथ ही में रबास का प्रयोग जो रम्मत लोक नाट्यों में किया जाता है। रम्मत लोक नाट्य पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर और जैसलमेर की एक प्रमुख लोक नाटक शैली है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। तारों की संख्या 4 ही होती है और मुख्यतः चारण जाति के भाटों द्वारा इसका प्रचलन है। इसमें मुख्य बात याद रखने की यही है कि कमाचा के रूप में ही इसका प्रयोग होता है और इसमें गज के स्थान पर हाथों का प्रयोग होता है। आप इस बात को ध्यान रखिए बस। और इसके बाद में है दुकाको। देखिए, दुकाको वाद्य यंत्र ऐसा है जो भील समुदाय द्वारा बजाया जाता है मुख्यतः, और ये दिवाली के पावन अवसर पर बजाया जाता है। सामान्यतः वाद्य को घुटनों के बीच दबाया जाता है और फिर इच्छा अनुसार लय ताल में बजाया जाता है। देखिए, ये इतने पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए हैं कि मैंने नेट पे इसका मतलब इमेज भी मुझे नहीं मिला। अगर आपको इमेज मिले तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए इस बात को। बाकी ये बहुत पुराने हैं जो वर्तमान में प्रचलन में भी नहीं है। दुकाको इस तरह का वाद्य यंत्र है जो वर्तमान में प्रचलन नहीं है इसका। इसके बाद में आता है तंदूरा। देखिए, तंदूरा जो है वो तत्वाद्य यंत्र ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे चौतारा वीणा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो तारों की व्यवस्था होती है उसमें 4 ही होती है। चाहे किसी भी क्षेत्र विशेष संस्कृति में आप इसको देख लीजिए, तंदूरा में हमेशा 4 तार ही मिलते हैं जिसमें अनुनाद द्वारा स्वर की उत्पत्ति होती है। और ये कामड़ जाति द्वारा बाबा रामदेव जी के भजन में भी प्रयुक्त होता है। बाबा रामदेव जी की जो पढ़ थी, मैंने आपको बताया था, पढ़ में रावण हत्या का प्रयोग होता है, लेकिन जो भजन और इनके ब्यावले गाए जाते हैं, भजन और ब्यावले गाए जाते हैं, उसमें तंदूरा का प्रयोग होता है सामान्यतः। तो चलते हैं इसके बाद में जो है अगला वाद्य यंत्र की श्रेणी है वो हमारी सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र वही है जो फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है फूंक मारकर बजाया जाता है, उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। और जो सुरमय और लय ताल के बाद में ये जब ही संभव हो पाता है कि आप निरंतर अभ्यास करें और इसमें महारत हासिल करें, क्योंकि बांसुरी सभी बजा सकते हैं लेकिन एक सुर और ताल में उसे अच्छी तरह बजाना वो वही है जो अभ्यास करते हैं उसका। तो देख लेते हैं। सबसे पहला बांसुरी ही है। बांसुरी के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आप सब लोग जानते हैं कि फूंक मारकर ही बजाया जाता है, तो ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। बाकी इतना सिंपल प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रश्नों की प्रवृत्ति किस प्रकार से बनेगी। तो बांसुरी शास्त्रीय संगीत जो क्लासिकल म्यूजिक है, जो पुरातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसमें ही इसका प्रयोग होता है। और सामान्यतः बांसुरी में जो सामान्यतः जो आप छेदों की संख्या देखोगे, जैसे कि ये छेद हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 छेद हैं, तो इसमें जो संख्या है वो 5 से 8 छेद के रूप में मानी जाती है। और 5 छेद वाली बांसुरी को पावला कहते हैं, 6 छेद वाली बांसुरी को रोला कहते हैं। तो वैदिक साहित्य और ऋग्वेद उपनिषद पुराणों में इसका प्रसंग मिलता है बांसुरी का, क्योंकि भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ है और उनकी रासलीलाओं में और हर जगह बांसुरी तो आज वर्तमान में भी इतनी प्रचलित है कि मतलब आपन इसे जानते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिए, इसमें मुख्य बात यही है। नाद उत्पन्न होने के कारण इसे नादी कहा जाता है और साथ ही बांस की बनी होती है तो इसे वंश और रेणु भी कहा जाता है। देखिए, वंश और रेणु एक संस्कृत निष्ठ शब्द है, तो ये हिंदी जैसे जो बांस अपन हिंदी में बोलते हैं, तो वंश और रेणु भी उसी प्रकार का शब्द है जो हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आइए देख लें अगला वाद्य यंत्र। अगला वाद्य यंत्र अलगोजा है। इसका आप चित्र देख लीजिए और इसे आप डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार मार लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अलगोजा में जो मुख्य बात वो यही है कि इसमें 2 बांसुरियाँ होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं समान आकार की 2 बांसुरियाँ होती हैं और इन्हें ही फूंक मारकर एक साथ मुंह में रखकर बजाया जाता है। जो मुख्य बात इसके बारे में वो ये है कि प्रत्येक बांसुरी में 4-4 छेद होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये 1 2 3 4, इसी तरह से यहाँ पे भी इसी तरह से 4 छेद हैं, तो इन्हें ही बजाया जाता है और हवा के दबाव से इसे बजाया जाता है। अलगोजा राज्य का वाद्य यंत्र है। आप इस बात को लिख लें अच्छे से और याद रख लें कि राज्य यंत्र जो है राजस्थान का, राज्य का वाद्य यंत्र वो अलगोजा है। जैसे राज्य पशु होता है, राज्य पक्षी होता है, तो इसी तरह से अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। इसका वादन प्रमुखतः जो मेव और धाकड़
और गुर्जर जाति के लोग प्रमुखता से करते हैं। अगला है शहनाई। शहनाई में आपको ध्यान रखने की जो एक ही चीज़ है कि ये फूंक मार कर बजाई जाती है, तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है। ये तो आपको हर वाद्य यंत्र के बारे में याद रखना है। शहनाई की जैसे कि आप आकृति देख सकते हैं, और इसका वादन ढोलक तबलों के साथ में होता है। मांगलिक अवसरों पर, विवाह और इस तरह के जो महिला संगीत, उनमें इस तरह से प्रमुख प्रवेश द्वार पर इसका वादन होता है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। और ये ज़्यादातर दो दो लोगों के युग में, जोड़े में बजाई जाती है। जो मूलभूत बातें ये हैं कि इसकी संरचना शीशम और सागवान की लकड़ी से होती है, इसे आप ध्यान रखिए। और आकृति चिलम के समान होती है। देखिए जो मुंह से पीने की चिलम है, जैसे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, बहुत नाम कमाया इन्होंने, शहनाई वादक रहे हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए। और शहनाई मांगलिक वाद्य यंत्र है जो विवाह और जैसे शुभ अवसरों पर बजाया जाता है, मैंने आपको बताया। ये इसका उपनाम नफरी और सुंदरी है। ये इसमें याद रखने वाली विशेष चीज़ है एकमात्र। एग्जाम में आपसे इसको लेके ऑब्जेक्टिव प्रश्न की नेचर में क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर उसने क्वेश्चन का जो नेचर है वो टफ बनाया तो। बाकी इसमें और तो सामान्य बातें हैं। सुशीर वाद्य यंत्रों में ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे मैंने आपको तत्वाद्य यंत्रों में बताया था कमाईचा के बारे में, रावण हत्था के बारे में, उसी तरह सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है शहनाई। तो शहनाई के बारे में आप ये पता कर लीजिए। बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। शहनाई को 2 वादक एक साथ बजाते हैं, और सर्वाधिक इस प्रयोग इसका पश्चिमी राजस्थान में होता है। उसके बाद में आता है सब आपका बांकिया। देखिए बांकिया पीतल से बनी हुई एक संरचना है जो 2 बार मुड़ी हुई होती है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। और इसका जो जहाँ से फूंक मार कर इसे बजाते हैं वो भाग इसका थोड़ा छोटा होता है, और जहाँ से स्वर की उत्पत्ति होती है, स्वर की उत्पत्ति यहाँ से होती है, तो ये भाग इसका थोड़ा सा बड़ा होता है। मांगलिक अवसरों पर इसे बजाया जाता है, जो घर के प्रवेश द्वार पर, या शाही परिवार के समय से इसका जो राजघराने थे, शाही और राजघराने थे, वहाँ से इसका आगाज़ माना जाता है। देखिए, और आज का वाद्य यंत्र नहीं है, बहुत पुराना है। तो इसमें मूलभूत बात यही है कि मांगलिक अवसरों पर इसको बजाया जाता है। और सरगड़ा जाति के जो पेशेवर लोग हैं वो इसको बजाने में माहिर होते हैं। बांकिया पीतल से बना हुआ होता है जो 2 बार मुड़ा हुआ होता है, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे सब कुछ। तो ये मुख्य मुख्य बातें आप ध्यान रखिए। और बांकिया को आप अगर ध्यान रखना चाहते तो इस तरह से ध्यान रखिए कि सुबह सुबह मुर्गा बांक देता है। देखिए मुर्गा बांक देता है तो उसके मुंह में से हवा निकलती, तो बांकिया को भी हवा से यानी फूंक मार कर बजाया जाता है। तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसमें जो पूछा जाएगा आपसे, मेंस में तो इससे पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछेगा कि किस श्रेणी में आता है बांकिया। तो ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके अलावा इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। चलते हैं आगे। देखिए मोरचंग, इसे आप स्टार मार लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मोरचंग में मुख्य बात यह है कि जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर होठों के बीच में दबाकर इसे फूंक मारकर बजाया जाता है। फूंक का दिशा इस तरफ होती है, और फिर ध्वनि से इसमें अनुनाद की उत्पत्ति होती है। और जो यूरोप का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, देखिए ज़्यूप हार्प, ये यूरोप का है। तो इसकी संरचना समान है, इसलिए इसे मोरचंग को राजस्थान का ज़्यूप हार्प कहा गया है। ये सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा होता है। मान के चलिए आपकी हथेली में आ सकता है ये, और होठों के बीच में रखकर इसे बजाया जाता है। साथ ही में पश्चिमी राजस्थान में जो लंगा जाति के लोग हैं वो मंडली के साथ इसका वादन करते हैं। देखिए अधिकांश वाद्य यंत्र आपको पश्चिमी राजस्थान में लंगा और मंगनियार जाति के पास ही मिलेंगे, क्योंकि ये पुरातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। पुंगी और बीन, पुंगी बीन को भी ये मुख्यतः देख सकते हैं आप कि ये सांपों को आकर्षित करने के लिए, उनको सम्मोहित करने के लिए बजाई जाती है। लौकी के एक तुम्बे से बनी होती है, जैसे कि नोट्स में आप देख पा रहे हो, और नाक द्वारा सांस खींचकर दबाव के साथ इसे बजाया जाता है। जैसे ये व्यक्ति देखिए आप इसे किस तरह से बजा रहा है, और ये जो हिस्सा है ये लौकी का तुम्बा है। यही क्या है? लौकी का तुम्बा है। और कालबेलिया इसे ज्यादा बजाते हैं जो सांप वगैरह पकड़ते हैं। पुंगी में सांपों को मोहित करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। तो पुंगी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके बारे में सबसे मुख्य बात यही है, क्योंकि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव नेचर में ही आपसे पूछा जाएगा। चलते हैं आगे। तो रही इस तरह की होती है। एक मुंह इसका देखिए, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, छोटा होता है जहाँ से फूंक मारकर हवा बजाई जाती है, और यहाँ से स्वर की उत्पत्ति होती है।
तो तुरही पीतल की धातु से बनी होती है और इसका आरंभिक मुंह छोटा और दूसरा छोर अधिक सकरा होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका वादन राज परिवारों के दरबार में होता था या युद्ध के आगाज में होता था और तुर्री जाति के नाम पर इसका नाम तुरही पड़ा। देखिए ये आज का नहीं है, ये प्रचलन में तो है, आपको दिख जाएगा, क्योंकि जो जो इमेज नेट पर अवेलेबल है वो सभी प्रचलन में है। और मांगलिक अवसरों पर भी इसका प्रयोग हो सकता है, क्योंकि इसका जो स्वर इसमें गंभीर होता है तो उसे इसी प्रकार से बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र भूंगल है। जैसे कि मैं आपको चित्र में बता दूं, जो भूंगल को भवाई जाति के जो ये लोग हैं इस तरह से बजाते हैं, और पीतल की एक लंबी पतली सी छड़ या रॉड के रूप में होती है जिसमें आवाज देके से बजाया जाता है। इसमें विशेष बात ज़्यादा है नहीं, बाकी आप इसमें नोट्स में देखिए। भूंगल के बारे में आप ये बात जरूर ध्यान रखिए कि फूंक दे के बजाया जा रहा है, तो एक सुशीर वाद्य यंत्र है। युद्ध प्रारंभ के समय में भूगल का प्रयोग होता था, इसलिए इसे रणभेरी कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे बहुत ये पूछ सकता है कि रणभेरी किस वाद्य यंत्र का नाम है, तो आपको भूगल को ध्यान में रखना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कि बिगुल के रूप में होने के कारण इसका प्रयोग होता था पहले, और वर्तमान में खेल प्रारंभ होने से पहले भी जनता को एकत्रित करने के लिए इसे किया जाता है। याद हो तो आप हम टीवी सीरियल में देखते हैं कि कोई भी घोषणा होती है तो उसे ऐसी तरह से बोला जाता है कि सुनो सुनो सुनो। तो ये भाटों द्वारा यानी भवाई जाति मेवाड़ में ज़्यादा प्रचलित है। ये इन लोगों की पगड़ी से आप पहचान गए होंगे कि मेवाड़ में ही है। तो पीतल की लंबी धातु की एक नली होती है, जैसे कि आप इसे देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये लंबी है पीतल की धातु की एक लंबी सी नली है, इसी को बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है साहब हमारा नागफणी। अब नागफणी में क्या है कि जैसे कि आपको मैं चित्र में दिखाऊं, जैसे ये व्यक्ति है जो बजा रहा है, इसकी आकृति सर्पिलाकार होती है और इसी तरह इसको बजाया जाता है। पीतल की शीट से इसको बनाया जाता है और साधु सन्यासी इसका वादन करते हैं। मंदिर और धार्मिक स्थलों पर भी ये प्रचलित है। जाहिर सी बात है इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं वो मांगलिक अवसरों में ही बजाए जाते हैं। चलते हैं आगे। सतारा, देखिए सतारा जैसे कि दो बांसुरी है और एक बांसुरी इसमें थोड़ी छोटी है और दूसरी वाली थोड़ी बड़ी है, तो इसी रूप में इसे बजाया जाता है मुंह में हवा के दबाव के साथ में। अलगोजा बांसुरी शहनाई का एक मिश्रित स्वरूप है। पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के कलाकार और गडरिया मेघवाल मुस्लिम भी इसे बजाते हैं और इसमें दो बांसुरी होती हैं जिन्हें एक साथ बजाया जाता है। देखिए फूंक मारकर बजाया जा रहा है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसे याद रखें कि सुशीर वाद्य यंत्र है। उसी प्रकार ये मशक है। मशक में जो आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये बकरे की खाल होती है जिसे बिना शत विक्षत किए मढ़ा जाता है दो बांसुरियों में इस तरह से। तो बकरे की खाल से बनाया जाता है और भुजा की बगल में दबाकर मुंह से फूंक मारकर इसे बजाया जाता है। इसकी आवाज़ पुंगी की तरह ही होती है, यानी बीन की तरह। भैरव जी के भोंपे इसका वादन करते हैं। और चंबल का जो डांग क्षेत्र है, जो अलवर है, सवाई माधोपुर है, आप थोड़ा सा आगे जाएं तो धौलपुर और करौली, वहाँ पर इसका वादन होता है, क्योंकि भैरव जी जो देवता हैं इनकी मान्यता इसी क्षेत्र में है। उसके बाद में देखिए नड़ आता है। नड़ इस तरह का है, ये नड़ के ही फोटो इमेज है। तो कगौर के वृक्ष की लकड़ी से इसे बनाया जाता है और पश्चिमी राजस्थान में ये दुर्लभ वाद्य यंत्र है। सिंधी संस्कृति का भी प्रभाव है और माता और भैरव जी के गुणगान में इसका वादन होता है। देखिए नड़ के बारे में विशेष बात, ये नोट्स मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इनके बारे में एक आपकी इमेज बन सके। बाकी जो विशेष बात इसमें यही है कि सुशीर वाद्य यंत्र है। और करना भी इसी तरह से पीतल का एक 7 से 8 फीट का एक लंबा वाद्य यंत्र होता है और प्राचीन काल में रण क्षेत्र और शाही दरबार में इसका प्रयोग होता था। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, आप इसे आपको ध्यान में होगा, ये भूंगल उसी तरह से करना होता है। तो भूंगल और करना में ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन जैसे कि क्षेत्र बदलती है, संस्कृति बदलती है, तो वाद्य यंत्रों के नाम और उनकी पृष्ठभूमि भी बदल जाती है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। मुख्य बात आपको यही है कि आप इनके शोर का ध्यान रखें कि फूंक से बजाए जाने वाले सुशीर वाद्य यंत्र हैं, क्योंकि वाद्य यंत्र एक ऐसा विषय है जिसकी जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वीडियो के अंत में 7 वाद्य यंत्रों के नाम बताऊंगा, आपको वही पढ़ने हैं, उनसे बाहर वो सामान्यतः बिल्कुल नहीं पूछता, तो आप उन्हें तैयार कीजिए
और वाद्य यंत्र है भी ऐसा टॉपिक जिसे कम लोग तैयार करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। कोचिंग के जो नोट्स हैं उनमें भी ये ट्रिक और गानों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, लेकिन हम आपको पूरा यहाँ पर विजुलाइज करवाएंगे ताकि आपके दिमाग में इमेज बने। और जो नॉर्मल स्टूडेंट जहाँ 2 या 3 नंबर का छोड़ के आ जाएगा या नेगेटिव करेगा, वहाँ आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, आपको वही बढ़त लेनी है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा एक सकारात्मक दृष्टिकोण को साथ लेके पढ़िए। घन वाद्य यंत्र जो वही हैं जो स्वर की उत्पत्ति धातु पर चोट करके की जाती है, जैसे धातु पर चोट या आघात करके की जाती है, और ये घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इनमें सामान्यतः धातु से ही बने हुए होते हैं। जैसे कि अब पहला ही देख लेते हैं, मंजीरा है। मंजीरा आज भी जो भी कीर्तन भजन होते हैं मंदिरों में, वहाँ पर सामान्य इनका प्रयोग होता है। आप पिक्चर में ही इसे देख के पता लगा सकते हैं कि ये पीतल और कांसे की मिश्र धातु से बना होता है। 2 मंजीरों को, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 मंजीरों को एक युग्म के रूप में बजाया जाता है, जोड़े के रूप में बजाया जाता है। कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं 13 ताली नृत्यों का आयोजन करती हैं, उसमें वो अपने शरीर पर 13 मंजीरे लगाती हैं विभिन्न विभिन्न जगह पर, और बैठ कर के जिन मुद्राओं में वो नृत्य का आयोजन करती हैं उनकी संख्या भी 13 होती है, इसलिए इसका नाम 13 ताली नृत्य पड़ा। तो आप इसे ध्यान में रखिए, 13 ताली नृत्य इसका नाम पड़ा। मंजीरा का प्रयोग वो ढोलक और मंजीरा इनके साथ में होता है। तो ये जितनी भी मूलभूत बातें हैं, क्योंकि मंजीरा एक तरह से छनछनाहट की आवाज़ उत्पन्न करता है, तो इसका प्रयोग ढोलक के साथ में ही होता है, ढोलक मृदंग, और ये कीर्तन में बजाया जाता है मुख्यतः। और इसके बारे में जो सबसे एक मुख्य फैक्ट ये है कि मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे चलते हैं। थाली कांसे की तरह होती है, और ये आप देख सकते हैं कि थाली जो घरों में जो बच्चे होते हैं, तो किन्नर लोग आते हैं, तो वो लोग जो नाच गाना करते हैं वो थाली को बजा बजा कर ही करते हैं, और डंडे से पीट कर भी किया जाता है, हाथ से थाप देकर भी किया जाता है। तो मुख्य बात यही है कि पुत्र जन्म पर सामान्य रूप से किन्नरों द्वारा वादन होता है। पाबूजी के आराध्य थाली नृत्य करते हैं, जो पाबूजी का जो गांव है कोलूमंड गांव, जोधपुर में है। ये जानकारी आप लिखते चलें, ध्यान रखिए इन्हें। और पाबूजी के आराध्य जो उनकी जाति है रायका जाति, वो इसका थाली नृत्य का आयोजन करती है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। कालबेलिया भील भी इसका वादन करते हैं। चरी नृत्य में भी थाली का प्रयोग होता है, और इसकी प्रसिद्ध कलाकार फल्कूबाई हैं। और झांझ मंजीरे की तरह होते हैं, लेकिन ये आकार में थाली के जैसे होते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, मंजीरे की तरह होते हैं, लेकिन आकार में थोड़े से बड़े होते हैं। या आप इन्हें बड़ा मंजीरा मान सकते हो, आप इन्हें बड़ा मंजीरा। तो ये शेखावटी क्षेत्र में जो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है उसमें ये प्रमुख है। और ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। साथ ही में यहाँ पर जो है पुरुष महिलाओं को वेश धारण करके भी करते हैं, और ये होली पर किया जाता है। आप इन बातों को ध्यान रखिए। उसके बाद में करताल है, जो मैंने आपको बताया था कि एक तारा के साथ में ये करताल हमेशा होती है। इसमें ये पीतल की छोटी छोटी तस्तरियाँ हैं, जिन्हें दोनों हाथों में रखकर अगर बजाते हैं तो झंझनाहट की आवाज़ पैदा होती है। तो मूलभूत बात यही है कि ये एक घनवाद्य यंत्र है, और नारद मुनि और मीराबाई का संबंध करताल से ही माना जाता है। ये युग्म के रूप में बजाया जाता है। 2 चौकोर लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की गोल तस्तरियाँ होती हैं, जिनसे झंझनाहट की आवाज़ पैदा होती है। और इन जो गोल तस्तरियाँ हैं इनको आपस में बजाने पर झंझनाहट की आवाज़ पैदा होती है, और उसी से ही मधुर संगीत का प्रादुर्भाव होता है। मंजीरा व एकतारा के साथ इसे बजाया जाता है। एकतारा मैंने आपको बता दिया। बाड़मेर पाली में जो गैर नृत्य होता है उसमें इसका वादन सामान्य रूप से प्रचलित है। आइए देख लेते हैं खड़ताल। देखिए, खड़ताल और करताल में आप थोड़ा अंतर कर लें कि खड़ताल में जो मुझे इमेज थी वो यही मिली, लेकिन मैं आपको ढंग से बताऊं तो ये लकड़ी के 4 टुकड़े होते हैं, जिन्हें युग्म के रूप में दोनों हाथों में बजाया जाता है, और आपस में टकरा करके इनसे ध्वनि निकाली जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो लंगा मंगनियार जाति के लोग इसका वादन करते हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि एक पिक्चर आई थी आई कलाम, उसमें एक बच्चा होता है, तो वो रूठने के बाद में जब डिप्रेस होता है तो इन्हीं का ही वादन करता है। और स्वर्गीय सादिक खां मंगनियार इसके प्रमुख वादक हैं।
लकड़ी के 4 पतले टुकड़ों को आपस में टकराकर बजाया जाता है और ये युग्म के रूप में होता है, तो ध्यान रखिए। तो इसके बाद में है लेजिम। लेजिम जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लकड़ी है, बांसुरी की तरह, यानी बांस का एक टुकड़ा है, उसमें झांझरों को इस प्रकार से बांधा जाता है ताकि अगर हम इसे ऊपर से हिलाएं तो एक आवाज़ की उत्पत्ति, यानी एक अनुनाद, मधुर स्वर पैदा हो। क्योंकि धातु के आपस में टकराने से हो रहा है तो उसका नाम हम घन वाद्य यंत्र के रूप में जानते हैं इन्हें। गरासिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। साथ ही में जो बांस की आकृति का बना धनुष का एक टुकड़ा होता है, जिसे पीतल की गोल छोटी छोटी पत्तियां, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये पत्तियां हैं, सब ये गोल तस्तरियां हैं, इन्हें हिलाने पर झंझनाट की आवाज निकलती है। चिमटा वही है कि जो पहले जो योगी और नाथ साधु होते थे, वो अलग निरंजन का जो उनका होता था, वो इस तरह का एक चिमटा होता था। तो इसमें कुछ झांझर सी लगी होती हैं, जिन्हें बजाने पर इन्हें जब आपस में टकराया जाता है, दोनों सिरों को आपस में टकराया जाता है हाथ से पकड़ के, तो इनमें स्वर की उत्पत्ति होती है। और जो गोरखनाथ हैं, जो हठ योगी थे, वो उनके पास ये वाद्य यंत्र का एक अपन को प्रसंग मिलता है हमेशा। तो जो रसोई में प्रयुक्त होने वाला चिमटा है, उससे आकार में कुछ बड़े होते हैं, ये इसकी मुख्य बात है। भजन कीर्तन में इनका प्रयोग होता है और इसे डुचको भी कहा जाता है। देखिए, डुचको स्थानीय संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है और ये पूरे राजस्थान में ही प्रसिद्ध है, प्रचलित है, आज भी है। रमझोल, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि रमझोल है, ये घुंघरू की तरह ही है, लेकिन जो इसकी आकार है वो थोड़ा बड़ा होता है और इसे ऊपर पिंडलियों तक पहना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। और लोक नर्तकों के पाँव में बांधकर जाने वाली घुंघरू को चौड़ी पट्टी रमझोल कहलाती है। दोनों पैरों की पिंडलियों तक बांधे जाते हैं। पिंडलियाँ यानी घुटने से नीचे, जस्ट नीचे तक का हिस्सा। और गैर नृत्य में रमझोल की भूमिका प्रमुख है। और ये घन वाद्य यंत्र है क्योंकि घुंघरू भी आपस में टकरा कर ही, जो उनमें घुंघरी बंदी होती है, उसी से ही स्वर की उत्पत्ति होती है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें, घन वाद्य यंत्र है। ये जितनी भी बातें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रमझोल के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि घन वाद्य यंत्र है और इसमें घुंघरू होते हैं जो आपस में बज के, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये घुंघरू होते हैं जो आपस में बज के स्वर की उत्पत्ति करते हैं। तो घन वाद्य यंत्र है, ये बात ध्यान रखनी है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन घन वाद्य यंत्र है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रमझोल अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव नेचर में ही पूछने की ज़्यादा संभावना, 90% से ज़्यादा संभावना है ऑब्जेक्टिव नेचर में पूछने की। घुरालियों, कालबेलियों और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। बांस की खपच्ची से बना होता है और दांतों के बीच फंसाकर होठों से फूंक मारकर ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें ये इसकी प्रमुख बात है। और घंटा तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि धातु का एक ये टुकड़ा होता है, जिसे आपस में यहाँ पर टकराते हैं। ये धातु का टुकड़ा है जो नीचे तक रहता है, लगभग इसका आकार शिवलिंग की तरह होता है। तो इसे जब टकराते हैं तो अनुनाद की उत्पत्ति होती है। और बौद्ध मठ में आप जाओगे तो वहाँ पर इसे बहुत ही पूजनीय माना गया है। जैसे कि आप तवांग इधर जाओगे, अगर उत्तरी भारत के बिल्कुल शीर्ष पर, तो वहाँ पर लद्दाख ऐसी जगह पर जहाँ पर मॉन्क रहते हैं, बौद्ध साधु रहते हैं, तो वहाँ पर इसका जो बहुत ही धार्मिक महत्व माना गया है। पीतल की धातु से निर्मित होता है। मैंने जितने भी आपको ये वाद्य यंत्र बताए हैं, ये इसलिए बताए हैं क्योंकि ये पूछे नहीं जाते हैं आमतौर पर, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इनकी प्रमुखता है। तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि कट ऑफ भले 75 जाए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और 100 नंबर का टारगेट लेके जाना है। चलिए, अब ये हो चुका है तो अवनद वाद्य यंत्र के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये भी घन की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें जो आघात किया जाता है वो चमड़े पर किया जाता है, ना कि किसी धातु पर किया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और इसमें मुख्य बात यही है, इन्हें हाथ या डंडे की सहायता से बजाया जाता है। और इसमें सबसे पहले है वो मृदंग या पखावज है। आपको मैंने जब पृष्ठभूमि बताई थी, जब मैंने आपको वहाँ पे बताया था चित्रसेन। चित्रसेन स्वर्ग में है और यही इसके प्रमुख देवता माने जाते हैं, मृदंग को बजाने वाले। तो इसमें मुख्य बात यही है कि ये अवनद वाद्य यंत्र है। मृदंग या घन अवनद वाद्य यंत्र है। मृदंग की जो संरचना है, ये जिस लकड़ी से बना हुआ है, आप इसे देखिए। ये लकड़ी सुपारी, बीज या सावन बड़ के वृक्ष के तने को पोला करके बनाई जाती है। ये वृक्षों के नाम है सुपारी, बीजा
सावन या बड़, इनके वृक्ष के तने को पतला करके बनाई जाती है। और जो आप ये रस्सियाँ देख रहे हैं कि जो दोनों भागों पर खींची हुई हैं तंग, इनको तारों को खींचकर कसा जाता है और साइड में चमड़े को मढ़ा जाता है। देखिए दोनों तरफ चमड़े को मढ़ा जाता है। ये क्या है? चमड़ा है, दोनों तरफ है। और इसी पर ये हाथों की जब हम लय और ताल के साथ में जब इस पर थाप देते हैं तो स्वर की उत्पत्ति होती है। मेवाड़ में रावल जाति के लोगों द्वारा इसका वादन प्रमुख रूप से किया जाता है। साथ ही में भवाई और राबिया जाति में भी ये समान रूप से प्रचलित है। नौबत देखिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो नौबत है इतना बड़ा वाद्य यंत्र है कि व्यक्ति इसके सामने छोटा दिख रहा है और इसे इसी प्रकार डंडों से पीट पीट कर बजाया जाता है। ये मुख्यतः वर्तमान में इसका प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं है। ये जो पुराने शाही परिवार हुआ करते थे, राजघराने होते थे, या महाराजाओं के राजाओं के घर आगमन पर इसे बजाया जाता था। और युद्ध का जो आगाज होता है, युद्ध का रणघोष होता है, तो इसे बजाया जाता था। नौबत 3-4 फीट की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की चमड़ी से मढ़कर बनाया जाता है, जिसमें डंडों से पीट पीट कर इसे बजाते हैं और जो ध्वनि है, गंभीर ध्वनि की उत्पत्ति होती है। इसका प्रयोग दुर्गों में किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पुराने शाही और राजघराने परिवार होते थे, दुर्गों में इसका प्रयोग किया जाता था। साथ ही ये युद्ध में भी बजाई जाती है। तो नौबत के बारे में विशेष बात यही है कि ये एक अवनद्ध वाद्य यंत्र है। अवनद्ध वाद्य यंत्र है, आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। देखिए डेरू का जो आप यहाँ देख रहे हैं, डेरू डमरू की आकृति का होता है, लेकिन आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। जो आप संरचना यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो संरचना है ये डमरू से थोड़ी बड़ी होती है और आम की लकड़ी से बनी होती है और 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि डमरू होता है और दोनों तरफ यहाँ पर इसके जो है ध्वनि की उत्पत्ति होती है। साथ में कांसे का कटोरा भी इसके बजाया जाता है। वो थाली भी हो सकती है कांसे का कटोरा अगर बड़ा हो। तो इसका जो मुख्य मातम है वो भील और गोगा जाति के भोपे इसका वादन करते हैं। छोटी पतली डंडी होती है जिसे दोनों तरफ मार करके बजाया जाता है। डमरू को आप यहाँ भगवान शिव के पास में भी देख सकते हैं और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है इसी प्रकार से, तो आप इसे ध्यान में रखिए। बाकी इसमें जो सबसे मूलभूत बात वो यही है कि इसका जो वादन होता है वो इन अवसरों पर किया जाता है। किसी भी मांगलिक अवसर पर किया जा सकता है, या जैसे कि ये भील और जो ये गोगा जाति के भोपे हैं ये भी इसका वादन करते हैं। आइए चलते हैं आगे। अब आप देखेंगे चंग, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। पिक्चर मैंने आपको इसलिए दी कि ताकि आप विजुलाइज कर सकें। देखिए पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो चंग है, चंग में ये महिला और एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा है और ये है जो इसके हाथ में है, ये है चंग, जिस पर ये मतलब हाथ से ढाप दे करके स्वर का वादन कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। होली के अवसर पर बजाया जाता है और ये शेखावटी क्षेत्र में है। जो चंग नृत्य है इसकी प्रधानता शेखावटी क्षेत्र में प्रमुख है। जो होली का जो डंडारोपण होता है और होली का दहन होता है उस बीच में इसका आयोजन होता है। तो वो जो बीच का समय होता है उनमें चंग नृत्य का आयोजन होता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए, होली का डंडारोपण और दहन के बीच में। चंग को थाप देकर बजाया जाता है। लकड़ी का बना वाद्य यंत्र है, उसके ऊपर बकरे की खाल मढ़ी जाती है। जो ऊपर आप ये देख रहे हैं ये खाल बकरे की है। शेखावटी क्षेत्र में चंग के साथ प्रचलित है ये नृत्य। चंग नृत्य के रूप में चंग के साथ करते हैं, इसलिए इसको चंग नृत्य नाम पड़ा है। जब हम प्रमुख लोक नृत्य करेंगे तो उसमें भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है सब आपका नगाड़ा। देखिए नगाड़ा भी नौबत की तरह ही होता है, लेकिन आकार में थोड़ा छोटा होता है। कि यहाँ पे आपको आदमी बड़ा दिख रहा होगा, वहाँ पे आदमी आपको छोटे दिख रहे थे। तो ये भी उसी तरह से मांगलिक अवसरों पर शहनाई के साथ वादन होता है। युद्ध, मंदिर और राज परिवारों के सम्मुख इसका वादन होता था। मांदल है, मांदल में यही है कि ये मृदंग की आकृति का होता है और शिव पार्वती पर आधारित जो गौरी लोक नाट्य है, जो सामान्यतः शिव और भस्मासुर की एक कथा है, जैसे कि आप देख सकते हैं महिला के हाथ में। तो ये इस तरह से पखावज की तरह होता है, लेकिन इसकी संरचना थोड़ी अलग होती है और जो इसकी मान्यता है वो अलग है। और भील जनजाति द्वारा इसका वादन होता है। ये मिट्टी के बने होते हैं। पखावज में मैंने आपको बताया था कि वो मतलब खोखली तने को खोखला करके
पोला करके बनाया जाता था। तो ये राजसमंद के जो मोलेला वर्क है जहाँ पर मिट्टी का काम होता है, इस बार एक प्रश्न भी पूछा था इसमें RS मेंस पे, राजसमंद मोलेला में जो क्ले वर्क है, मिट्टी का काम होता है। 5 नंबर का प्रश्न आया था RS मेंस में 2019 की, अभी इसी साल हुई है उसमें। तो इस तरह आप ध्यान रखिए। आप मुख्य बात इसमें यही है कि चमड़े पर थाप देकर बजाया जा रहा है, तो ये अवनद वाद्य यंत्र है। इसके बाद में आता है ताशा। ताशा लोहे मिट्टी के जो चपटे कटोरे होते हैं उन पर बकरे की खाल को मढ़कर बनाया जाता है। देखिए, लोहे या मिट्टी के चपटे बर्तनों पर आप इसे इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे कि ये व्यक्ति है, जैसे कि आप ये टामक है इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। ये इसी तरह से गले में लटकाकर दो डंडियों के बीच में रखकर इसे बजाया जाता है और 2 डंडियों से इसका वादन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे इसी तरह से। और मुख्य बात इसमें मैं आपको फिर यही बताऊंगा कि इनमें जो प्रश्न बनेंगे ऑब्जेक्टिव नेचर के ज़्यादा बनेंगे। जो इस तरह के वाद्य यंत्र हैं इनमें ऑब्जेक्टिव नेचर के बनेंगे। तो आपको इनमें ध्यान रखने की सबसे मुख्य बात यही है कि आपसे इतना ध्यान रखें कि ये अवनद वाद्य यंत्र है। ताशे का जो प्रयोग है वो मुसलमान जाति के लोग ताजिए में करते हैं। और विशेष बात इसमें ताशा, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये जरूर याद रखना है कि मुस्लिम जाति के लोग ताजिए में किसका वादन करते हैं, तो ताशे का वादन करते हैं। ताशा अवनद वाद्य यंत्र है बस। इसके बाद में आता है टामक या दमामा। देखिए, जो युद्ध स्थल में होते थे, जैसे कि ये बजा रहा है, ये व्यक्ति बजा रहा है, आप इसे देखिए, जो ये व्यक्ति बजा रहा है युद्ध स्थलों में प्रयोग होता था, आज प्रचलन में नहीं है। और इसकी जो शैलियों मेवाड़ में ही पाई गई है। कढ़ाई के आकार का होता था और जो नगाड़ा होता है, जैसे कि हमने आपको अभी ऊपर बताया, इसी बड़ा आकार के नगाड़े को मतलब गले में टांगकर भारी डंडों से बजाया जाता है। तो आप इन्हें देख लीजिए। और विशेष ज़्यादा इसमें यही है कि ये एक अवनद वाद्य यंत्र है। टामक या दमामा अवनद वाद्य यंत्र है। साथ ही में मेरी जिज्ञासा था कि मैं ढोलक और ढोल में भी आपको एक मूलभूत अंतर आपके सामने रखूं ताकि आपको इमेज क्लियर हो। तो ये ढोलक है और ये ढोल है। संरचना आप इनकी देख सकते हैं। ढोल थोड़ा, जैसे कि आप इसे देख पा रहे होंगे कि जो ढोल है ये यहाँ पर थोड़ा सा आकार में मोटा होता है और जबकि ये आकार में पतला ज़्यादा होता है। तो इनमें मूलभूत अंतर बहुत सामान्य है। आप इसे देख ली कि जो ऊपरी ढांचा होता है ढोलक में वो लकड़ी का होता है और ढोल में ऊपरी ढांचा लोहे का बना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोहे का बना हुआ है और ये लकड़ी का बना हुआ है। इसे नट जाति के लोग होते हैं, जो नट और कंजर जाति के लोग होते हैं वो बजाते हैं इसे। कंजर भी इसका वादन करते हैं। हाथ और डंडी के साथ इसे बजाया जाता है, जाहिर बात है। भील, कंजर, सांसी जनजाति के लोग बजाते हैं। और शेखावटी की जो कच्छी घोड़ी नृत्य है, जो भी होली के समय किया जाता है और कच्छी घोड़ी को केवल पुरुष ही करते हैं और जो महिलाओं का जो किरदार है वो भी पुरुष ही स्वांग भरकर निभाते हैं। और जालौर का ढोल नृत्य है, मारवाड़ का जो सबसे प्रसिद्ध है, उसमें भी ढोल का प्रयोग होता है। तो ढोल और ढोलक के बारे में आपको ये सामान्य जानकारी है कि भाई चमड़े से बने हुए इनके दोनों तरफ थाप मारकर बजाया जाता है। तो ये अवनद वाद्य यंत्र है, इसके अतिरिक्त इसमें विशेष नहीं है। एक आखिरी में देख लेते हैं खंजरी, क्योंकि वाद्य यंत्रों को मैंने इसी तरह से लिया है ताकि कोई छूटे ना आपके उसमें और मूलभूत जानकारी आपको सभी दी जाए। साथ में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको 5 से 6 वाद्य यंत्र ऐसे बताऊंगा कि जो आपको पूरे तैयार करने हैं और प्रश्न उसके आधार से नहीं आएगा। देखिए, खंजरी क्या है? भजन कीर्तन में हाथ के साथ बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ये डफ का छोटा रूप होता है, जैसे जो डफ मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप देखेंगे। जैसे ये चंग है, इसको आप डफ मान लीजिए। डफ भी इसी प्रकार का होता है, डफली की तरह ही होता है। उसमें चमड़ा मड़ा होता है। चंग में सामान्यतः खाल मड़ी होती है बकरे की। और कामड़ और भील और आदिनाथ इसका वादन करते हैं। जो घुमंतु कबीले कालबेलिए की तरह वो भी खंजरी का वादन करते हैं। खंजरी अवनद वाद्य यंत्र है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब ये तो जितने भी वाद्य यंत्र थे इसके बारे में मूलभूत बात होगी। नोट्स मैंने आपको इसलिए बना के दिए हैं। अब आप बोलोगे कि फिर इनकी क्या ज़रूरत थी जब इनके बारे में इतना ही पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम ये इसलिए दिए ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बनी रहे, क्योंकि ज़्यादातर आप कहीं पर भी जाइए, यूट्यूब चैनल हैं, कोचिंग के नोट्स हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा समझा के नहीं दिया हुआ। और किताब की जो भाषा है
वो ऐसा है कि वाद्य यंत्रों से हमारा कोई नाता रहा नहीं है, तो किताब में इसे पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है और नीरस होता है। यहाँ पर चित्रों के साथ में आपको अगर हम ये बता रहे हैं तो चित्र के माध्यम से आपके लिए समझाने में आसान है और इसे याद रखना भी मुश्किल नहीं है। और मैं इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि आपको जो 6 से 7 वाद्य यंत्र हैं वो आपको इस प्रकार से तैयार करने हैं कि जो अगर मेंस के एग्ज़ाम में 2 से 5 नंबर की प्रश्न की प्रवृत्ति में आ जाएं तो आप उन्हें कर पाएँ। देखिए ये वाद्य यंत्र हैं। सबसे पहले रावण हत्ता, जंतर, भपंग, कमायचा, उसके बाद में ये तत्वाद्य यंत्र हो गए। उसके बाद में है फिर अलगोजा, अलगोजा और मोरचंग, ये सुशीर वाद्य यंत्र में आते हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिए। जैसे रावण हत्ता है वो पाबू जी और देवनारायण जी की उसमें पाबू जी और रामदेव जी की फड़ में इसका वादन होता है। जंतर देवनारायण जी की फड़ में आता है और ये सबसे बड़ी फड़ है, तो इसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मान कर लीजिए। भपंग के बारे में भी ध्यान रखिए कि डमरू होता है, उसमें ऊपरी भाग खुला हुआ, ऊपरी भाग चमड़े से मढ़ दिया जाता है और एक तार को इस तरह से निकाला जाता है कि भुजा की यानी कांख में बगल में दबाकर इसे तार पर स्पर्श करके तनाव देकर बजाया जाता है। इसी प्रकार कमायचा है जो तारों से ही गज की सहायता से बजाया जाता है। मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको रबाज भी बताया था कि जो कमायचा की तरह होता है परंतु उसे हाथों की उंगलियों से बजाया जाता है। अलगोजा में 2 बांसुरियाँ होती हैं, ये सुशीर वाद्य यंत्र है और ये तत्वाद्य यंत्र हैं। मोरचंग को होठों के बीच में फंसाकर बजाया जाता है, ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। तो ये मूलभूत चीज़ हैं। आप ये 6 से इन देवताओं को इनकी जो प्रमुख जो पड़ में बजाए जाते हैं इन्हें याद रखिए और 3 से 4 लाइनों की जो मैंने आपको इसमें नोट्स बनाए हैं उन्हें याद कर लीजिए। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न हम आपको इस बात की गारंटी लेते हैं कि प्रश्न इसके बाहर से नहीं जाएगा, क्योंकि ये मोर देन इनफ है, पर्याप्त है। और क्वेश्चन की जो नेचर है, क्योंकि लोक वाद्य यंत्र के बाद में आपको हम लोक नृत्य और राजस्थान की जितने भी लोक नाटक हैं उनका और जितनी भी लोक कलाएं हैं उनका अवलोकन कराएंगे। इसे हम एक यूनिट मान के चल रहे हैं। फिर इसके बाद में इनके जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम में RS प्री हो या कोई भी और मुख्य ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, उनमें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम मॉडल रूप में डिस्कस कराएंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर के रूप में। और साथ ही जो मेंस में भी इनकी जो प्रवृत्ति बन सकती है, संभव प्रवृत्ति, उस पर आपको क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन के साथ में आपको डिस्कस कराए जाएंगे और प्रैक्टिस इस हद तक कराई जाएगी कि आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। हर एक टॉपिक पर आपको मतलब इतने सारे विकल्प प्रश्नों के मिलेंगे, मेंस के लिए भी और प्री ऑब्जेक्टिव के लिए भी, जो पहले आ चुके हैं उनके लिए। तो आपको क्वेश्चंस में बिल्कुल भी किसी भी और सोर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप कहीं और चैनल पर जाएं या फिर आप कोई भी और कोचिंग या किसी भी जो बड़ी झोला झाप किताबें हैं उनके ऊपर आपको आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से सर्च करके और इमेज के साथ में और बिल्कुल विजुलाइज तरीके से आपके सामने रखे गए हैं। लोक नृत्य में भी हम आपको वीडियो के साथ में पूरा अवलोकन कराएंगे। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही है। और ये यहाँ पर जो लोक वाद्य यंत्र हैं वो इतिश्री हैं, यानी समाप्त हो चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन इनके अभी हम फर्स्ट यूनिट के रूप में करेंगे। तो लोक वाद्य यंत्र के बाद में लोक नृत्य, लोक नाटक और लोक कला का अवलोकन करेंगे, उसके बाद में करेंगे प्रश्न। तो थैंक यू सो मच। अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं फिर अगली बार नई ऊर्जा के साथ में और अच्छे वृहद संकलन के साथ में। थैंक यू सो मच।